हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स कॉल्यूम में फिर से आपका स्वागत है। ये 10 अमेजिंग जेईपीवाई क्यूज सीरीज का 6th वीडियो है। जब कभी भी मैं क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूं कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में कौन सा टॉपिक रिवाइज करोगे, तो यूनानिमसली एक ही आवाज आती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आज हम इसी टॉपिक का मोर देन वन करेक्ट डिस्कस करेंगे, जो जेई एडवांस 2018 पेपर 2 में पूछा गया था। इसे हम 3 मेथड से सोल्व करेंगे। और हाँ, थर्ड मेथड में मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा और उसके दौरान एक बोनस टिप भी बताऊंगा, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है आपके सामने। लेट एस बी सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिसेस b1 b2 b3 सच दैट b1 b2 b3 बिलोंग्स टू आर एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। Then which of the following system has at least one solution for b1 b2 b3 belongs to S? देखो, which of the following, यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं और कितने सिस्टम्स हैं हमारे पास? 5 सिचुएशन सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम जो क्वेश्चन में गिवन है और हर एक ऑप्शन में एक सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे करते हैं फर्स्ट मेथड से। क्वेश्चन में गिवन है कि दिस सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है, दिस सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जब भी हमें चेक करना होता है कि सिस्टम का किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो हम डी कैलकुलेट करते हैं। डी कैलकुलेट करते हैं। डी का मतलब, डी कैलकुलेट करते हैं। डी का मतलब डेट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल -1 2 5 2 -4 3 1 -2 2। इसका डी जब आप लोग चेक करेंगे तो वो आएगा 0। डी 0 का मतलब ये हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन डेफिनेटली नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। इट मींस सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये सभी इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती हैं प्लेन्स को। इसका मतलब मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं P1 से, सेकंड को P2 से, थर्ड को P3 से। हमें ये पता चल गया कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस अगर हैं हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस अगर हमारे पास हैं, तो और प्लेन्स, कोई भी दो प्लेन्स हम चेक कर सकते हैं, पैरेलल नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे किसी स्ट्रेट लाइन में, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये जो व्हाइट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है जिस पर तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करें, तो हम ये कह सकते हैं कि P3, हम ये कह सकते हैं कि P3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P3 because all three planes passing through a straight line, passing through a common line, therefore P3 we can express as linear combination of P1 and P2, therefore P3 is alpha times P1 plus beta times P2। तो P3 अब आप कंपेयर करें। P3 का मतलब हुआ x माइनस 2y प्लस 2z माइनस B3 इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स माइनस x प्लस 2y प्लस 5z माइनस B1, and next beta times second plane is 2x माइनस 4y प्लस 3z माइनस B2। अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग थर्ड प्लेन इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 1 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, y का कोफिशिएंट माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा माइनस 4 बीटा, थर्ड 2 is equals to 5 alpha plus 3 beta, and fourth is minus B3 is equals to minus B1 alpha plus again minus B2
अगेन माइनस B2 बीटा। तो ये तीन सिचुएशंस हमारे पास आ गई। आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं, यानी कि आप इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस इक्वेशन को, और दूसरी अगेन जो मैंने अंडरलाइन की है, इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करें। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सोल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सोल्व करेंगे, जो कि आप इजीली कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, जो वैल्यू आएगी अल्फा की वो होगी 1/13, और बीटा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो होगी, बीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अल्फा की वैल्यू अगर 1/13 है तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/13। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/13। अल्फा एंड बीटा आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए, तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा B1 B2 B3 में। वो रिलेशन है 13B3 इज इक्वल्स टू B1 प्लस 7B2। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन ध्यान से समझें, वो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन पे दोबारा आ गया मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन फॉर ईच। what is important? Important is for each. For every such type of B1 B2 B3 we should have solution। मतलब ये हुआ कि वो हर B1 B2 B3 जो स्टार को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमें, जो स्टार को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमें विच ऑफ द फॉलोइंग, एवरी B1 B2 B3 जो स्टार को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, वो ए बी सी डी इन चार ऑप्शंस में से किन ऑप्शंस में हमेशा हमें सॉल्यूशन देगा, हमेशा सॉल्यूशन देगा। स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। हर एक पार्ट में एक बात ध्यान रखें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मेरा सजेशन आप हर एक पार्ट का डी फाइंड करें। ए ऑप्शन का डी फाइंड करें सबसे पहले। अगर आप ए ऑप्शन का डी फाइंड करेंगे तो ए ऑप्शन का डी क्या होगा, 1 2 3। डी का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, 1 2 3 0 4 5 1 2 6। डी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 राइट प्लस 10 -12 -10, दैट्स इट। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है। अगर 0 के इक्वल डी नहीं है तो खुश हो जाओ एक बार तो। वो क्यों? क्योंकि अगर डी 0 के इक्वल नहीं होगा तो वॉट एवर द वैल्यूज ऑफ B1 B2 B3 आपका, आपके पास सॉल्यूशन आएगा ही, क्योंकि ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की। इट मींस ए तो आंसर होगा ही, डी नॉट इक्वल 0, इट मींस दिस सिस्टम मस्ट हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो खुश हो जाओ कि एक नंबर तो मिल गया। क्यों? क्योंकि ए तो हर हालत में आंसर होगा ही, बिकॉज डी 0 नहीं आ रहा। अब आ जाओ बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन सामने लिखी हुई है। बी ऑप्शन का ए हमें कैलकुलेट करना है, डी हमें कैलकुलेट करना है। बी ऑप्शन का डिस्क्रिमिनेंट कोफिशिएंट्स हम लोगों ने लिखे 5 2 6 -2 -1 -3। इसका जो डेट होगा वो होगा -6 -12। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक डेट ये 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 के इक्वल आ गया, इसका ये मतलब हुआ कि बी ऑप्शन में, इसका ये मतलब हुआ कि बी ऑप्शन का में सॉल्यूशंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बिकॉज डी 0 मींस आइदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो बी ऑप्शन को मैं थोड़ी देर के लिए यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि पहले चेक कर लेते हैं कि किन किन ऑप्शन का डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है, ताकि वो तो आंसर हम मार्क करें। आप सी पार्ट में आ जाओ, है ना। सी, ये मैंने सी लिखा हुआ है, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट कोफिशिएंट्स, ऑब्वियसली इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 ही आएगा। ऐसा क्यों? आप ऑब्जर्व करो कि ये सभी प्लेन्स के डायरेक्शन रेशोज सेम हैं। सभी प्लेन्स के डायरेक्शन रेशोज सेम हैं, यानी कि जो भी हमारे पास रोज आई हैं वो तीनों रोज प्रोपोर्शनल हैं। अगर वो तीनों रोज प्रोपोर्शनल है तो इसकी वैल्यू तो 0 आएगी ही। तो इसका मतलब ये हुआ
कि सी ऑप्शन भी आंसर हो सकता है, मतलब हम कंफ्यूज्ड है। सी ऑप्शन आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए हमें प्रॉपर चेकिंग करनी होगी, थोड़ी सी और एनर्जी हमें डिवोट करनी होगी। तो इससे पहले हम बी और सी को देखें। डी ऑप्शन पर दोबारा आ जाते हैं। आ जाओ, कहाँ है डी ऑप्शन? ये रहा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन को तो मैं यहीं पर चेक करता हूं। डी ऑप्शन को चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ध्यान रखना, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट ये क्रैमर्स रूल वाला डिस्क्रिमिनेंट है। 1 2 5, ठीक है, 2 0 3 1 4 -5। ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी? मतलब इस डेट की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो ये डेट क्या जीरो के इक्वल होगा? अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा ही। और आप चेक करो, ये वाली वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, फिर दोबारा से हम बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। यानी कि खुश हो जाओ, एक और ऑप्शन हमें पता चल गई कि आंसर होगा ही। अब चार में से दो में हम कंफर्म हैं। अगर आपको चार में से दो में हम कंफर्म हैं, ठीक है, तो ए और डी हमारा चेक हो चुका है। अब हमें चेक करना है बी एंड सी। आ जाओ बी पर, फिर से आ जाओ बी पर। ये बी है। अब बी ऑप्शन अगर हम चेक करना चाहते हैं, बी ऑप्शन में B1 B2 B3, B1 B2 B3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो कौन सी है? 13 टाइम्स B3 इज इक्वल्स टू B1 प्लस 7 B2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर वो वैल्यू जो स्टार को सेटिस्फाई करती है, उसके लिए क्या हमारे पास वो सिस्टम जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, क्या वो सिस्टम हमें सॉल्यूशन देगा? तो लीजिए चेक करते हैं। स्टार हर हालत में सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इन इक्वेशंस को भी ऐसे लिखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। 13 टाइम्स 3 को चेक करो, क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? वो क्या है? 1 प्लस 7 टाइम्स इक्वेशन 2। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है? चेक कर लेते हैं। 13 टाइम 3 का मतलब ये हुआ कि -26x -13y -39z -13b3। यही कॉम्बिनेशन क्यों लिया? क्योंकि B1 B2 B3 हमें पता नहीं है और वो इस कॉम्बिनेशन को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 3z माइनस B1 प्लस 7 टाइम्स। B2 को हम लिखेंगे 5x प्लस 2y प्लस 6z माइनस B2। अब आप चेक करो, B1 B2 B3 वाली कंडीशन तो ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन x लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है -26x, जबकि राइट हैंड साइड में आ रहा है 36x। तो नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब B तो आंसर होगा ही नहीं। सी में एक मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या? वो आप चेक करो। सी में मिस्टेक ये करते हैं, देखो एक बात का ध्यान रखना। मैंने हम लोगों ने जहां से स्टार्ट किया वहां पर मैंने कहा था कि इफ 3 planes आर इंटरसेक्टिंग इन अ कॉमन लाइन, देन one plane कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि दिस इज द ओनली वे टू एक्सप्रेस वन प्लेन इन टर्म्स ऑफ अदर टू। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों प्लेन्स पैरेलल हों, तो एक प्लेन को बाकी दो की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके। ऐसा भी हो सकता है। मैं आप लोगों को एक काउंटर एग्जांपल बता देता हूं। मान लो हमारे पास ये तीन प्लेन्स हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। अगर आप ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूं कि 3 को अगर मैं लिखता हूं लैम्डा टाइम्स 1 प्लस म्यू टाइम्स 2, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 और म्यू इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये सेटिस्फाई होगा। यानी कि प्लेन नंबर 3 वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 1 एंड 2, वी कैन एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। लेकिन आप देख सकते हैं क्लियरली दीज 3 प्लेन्स डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है कि if 3 planes intersecting in a line, then one plane can be expressed in as linear combination of other two, but converse is not true। मतलब अगर एक प्लेन को बाकी दो की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लाइन पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो तीनों प्लेन्स पैरेलल हो, कोइंसिडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। अब देखो सी ऑप्शन में तीनों प्लेन्स पैरेलल हैं। यस, तीनों प्लेन्स पैरेलल हैं। अब ये कह रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर वो b1 b2 b3 जो सेटिस्फाई करता है 13 टाइम्स b3 b1 प्लस 7 b2 को, हर वो b1 b2 b3 जो इस स्टार को सेटिस्फाई करता है वो हमें सॉल्यूशन देगा ही सी ऑप्शन वाले सिस्टम में। ये क्वेश्चन है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक काउंटर एग्जांपल आपको दे दूं जिसमें सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो सी आंसर नहीं होगा, है ना। ये सफिशिएंट है। तो देखो पहले तो ये डिस्कस करते हैं बच्चे गलती कहाँ करते हैं। वो फिर से मैं इक्वेशन नंबर्स, इसे मैं 1 लिख रहा हूं, इसे मैं 2 लिख रहा हूं, इसे मैं 3 लिख रहा हूं। स्टूडेंट्स ऐसे चेक करते हैं 13 टाइम्स इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2। ऐसे चेक करते हैं बच्चे, ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। फिर होता क्या है, जब वो ये चीज अप्लाई करते हैं सी ऑप्शन में तो वो सेटिस्फाई हो जाता है और वो डांस करते हुए बाहर आते हैं कि सी भी आंसर होगा, सी भी आंसर होगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर हम एक प्लेन को बाकी दो में की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। ये काउंटर एग्जांपल मैं दे चुका हूं, ठीक है। अब देखो यहां भी मैं काउंटर एग्जांपल देता हूं। अगर हम b3 को लेते हैं 1, b1 को लेते हैं 13 और b2 को लेते हैं 0, राइट। तो पहला क्वेश्चन, क्या ये ट्रायड स्टार को सेटिस्फाई कर रहा है? यस कर रहा है। और इससे हमारे पास प्लेन्स कौन से आ रहे हैं? -x प्लस 2y माइनस 5z। क्योंकि तीनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो सॉल्यूशन की ओनली पॉसिबिलिटी है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बनेंगे। यानी कि तीनों प्लेन्स एक ही तीनों इक्वेशंस एक ही प्लेन को सेटिस्फाई करेंगी। तो चेक करते हैं b1 b2 b3 की ये वैल्यूज स्टार को सेटिस्फाई कर रही हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला प्लेन आएगा -x प्लस 2y माइनस 5z इज इक्वल्स टू 13। दूसरा प्लेन आएगा 2x माइनस 4y प्लस 10z इज इक्वल्स टू 0। पहले तो चेक करो क्या सेटिस्फाई हो रही है ये कंडीशंस। यस। अब क्या ये दो प्लेन्स, ये वाला प्लेन जिसे मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे यानी कि सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन नहीं होगी। इट मींस इसका आंसर ए एंड डी ही है, बी सी नहीं होगा आंसर इसका। और आप मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की, अगर उन्होंने ये मेथड अप्लाई किया एग्जाम में तो उन्होंने गलती यही की कि डायरेक्ट चेक कर लिया और उन्हें लगा अगर एक प्लेन बाकी दो प्लेन्स की टर्म्स में एक्सप्रेस हो पा रहा है इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ही होंगे, जो कि सही नहीं है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, भूल मत जाना एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये हमारा पहला मेथड था। सेकंड मेथड से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को रैंक मेथड आता है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप 30-40 या फिर 1 मिनट आगे से वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड मेथड आप देख लें। थर्ड मेथड का सिर्फ हिंट मैंने दिया है, वो कॉमन मेथड है, ठीक है। अगर आपको रैंक मेथड आता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको रैंक मेथड नहीं आता तो कमेंट्स में जरूर बताइए
कि आप एक वीडियो सिर्फ रैंक मेथड पे चाहते हैं, तो मैं एक रैंक मेथड पे एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आइए रैंक मेथड। रैंक मेथड क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है, राइट। रैंक मेथड अगर आप लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा ए का मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, राइट। हम रैंक मेथड हर जगह रैंक मेथड लगाएंगे, मतलब पहले फर्स्ट सिस्टम जो गिवन सिस्टम है उस पर, उसके बाद बाकी जगह पर, राइट। और यहां भी एक सजेशन मैं देना चाहूंगा, सबसे पहले आप डी जरूर कैलकुलेट करें। कोई भी मेथड लगाना है आपको, रैंक मेथड, शैंक मेथड, कोई भी मेथड लगाना है, अगर आप सबसे पहले आप डी जरूर कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर डी जीरो नहीं होगा और आपको सिर्फ चेक करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो डी जीरो नहीं होने पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि हर कीमत में सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो सजेशन डी का मतलब जो यहां मैं ए लिख रहा हूं उसी का कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट डी है। तो ए -1 2 5 2 -4 3 1 -2 2, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही बी का मतलब ये हुआ B1 B2 B3, ठीक है। एक डी मैट्रिक्स इसमें हम डिफाइन करते हैं जो ए और बी से मिल के बनता है, यानी कि इसका जो वो होगा डायमेंशंस होंगी वो होंगी 3x4, ठीक है, 3x4। अब देखो, अब कंडीशंस, क्योंकि फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, सारी कंडीशंस यहाँ मैंने लिखी हुई है। आपको रैंक फाइंड करना आता है तो ये कंडीशंस एक बार रिवाइज करें और चेक कर सकते हैं। आओ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंक कैलकुलेट करना, इसका रैंक डी का, डी लिख लो एक बार। डी इज इक्वल्स टू किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखो ये आ जाएगा -1 2 5 B1, ठीक है। अब ये 2 -4 3 B2, राइट, 1 -2 2 B3, ये हम लोगों ने डी लिख लिया। ओके, अब रैंक फाइंड करने के लिए हम मैक्सिमम जीरोस क्रिएट करते हैं। पहले टारगेट किसका रखते हैं, इन दो एलिमेंट्स का, इसके बाद इस वाले एलिमेंट का, ऐसा हम करते रहते हैं। तो मैं ऑपरेशन आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से यूज करने हैं। सबसे पहले R3 प्लस R1 यूज करो आप, और R2 पर आप यूज करो R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R1, राइट। तो ऐसा करने से हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा, ऐसा करने से जो हमारे पास नया मैट्रिक्स बनेगा वो होगा R3 इज R3 प्लस R1, ठीक है। नया मैट्रिक्स हमारे पास होगा -1 2 5 B1, यहां तक तो सेम रहेगा। सेकंड जो आएगा वो आ जाएगा 0 0 13 0 0, ये कितना आ जाएगा R2, ठीक है 13, और ये आ जाएगा B2 प्लस 2 B1। नेक्स्ट है 0 0 7 B1 प्लस B3 आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर दोबारा से एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, R3 गोज टू R3 -7 by 13 R2। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो लेटेस्ट, जो लास्ट हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो ये रहा, ये आ जाएगा 0 0 13 B2 प्लस 2 B1, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड थोड़ी चेंज होगी 0 0 0 0 0 0, और ये हमारे पास आ गया -B1 प्लस 13 B3 -7 B2 अपॉन 13। अब देखो रैंक मेथड आप लोगों को आता है, ठीक है। ए का अगर आप रैंक चेक करें तो ए का रैंक यहां पर 2 है, राइट, और डी का रैंक भी 2 होना चाहिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। इफ रैंक ऑफ डी इज 2, दिस इंप्लाइज -B1 प्लस 13 B3 -7 B2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास सेम रिलेशन आ गया,
13b3 इज इक्वल्स टू 7b2 प्लस b1, ये हमारे पास फिर से आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फिर से आ गया, वही सेम रिलेशन जो मेथड 1 में आया था। अब क्वेश्चन ये है कि वो सभी b1 b2 b3 जो स्टार को सेटिस्फाई करते हैं, उनके लिए क्या ए ऑप्शन हमें सॉल्यूशन देगी, क्या बी, क्या सी, क्या डी सॉल्यूशन देंगे, क्या ये सिस्टम्स हमें सॉल्यूशन देंगे? तो चेक करते हैं, ए ऑप्शन से चेक करते हैं। ए, अच्छा सही है, यहां पर हम थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। कैसे? ए ऑप्शन में डी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 0 नहीं है, तो यहां भी डी तो चेक करना ही है। डी ऑप्शन में भी डी हम लोगों ने चेक किया था, 0 नहीं है, तो ए और डी तो डेफिनेटली, ए एंड डी तो डेफिनेटली आंसर होंगे ही। प्रॉब्लम सिर्फ बी एंड सी में है। तो आइए बी चेक करते हैं सबसे पहले। ये बी को काट के ले जाते हैं ताकि आपके सामने रहे। ये ऐड टू करंट पेज कहाँ चला गया? हाँ, ये हमारे पास बी ऑप्शन है, अब इसे अगर आप चेक करना चाहते हैं, इसमें अगर आप रैंक मेथड लगाना चाहते हैं, तो आपको पता ही है जैसा हम लोगों ने गिवन सिस्टम में किया, ए एंड डी। ठीक है, इसे लिखते हुए ये मैं लिख देता हूं, ये आ जाएगा 1 1 3 एंड b1 5 2 6 b2 5 2 6 b2 -2 -1 -3 b3 लो। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशंस में आप लोगों को बताता रहता हूं साथ में। ये आ जाएगा, सबसे पहले R3 पे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R1, और R2 पर भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, R2 माइनस 5 टाइम्स R1। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आता है, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी 3b1, सेकंड रो ये आ जाएगी 0 -3 -9 b2 -5b1, और थर्ड आ जाएगी 0 1 3 b3 प्लस ट्वाइस ऑफ b1। अब देखो, अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, क्योंकि बी ऑप्शन वो ऑप्शन है जिसका डी 0 था, डी 0 है। अब अगर चाहते हैं डी 0 है, ठीक है, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो हर b1 b2 b3 जो स्टार को सेटिस्फाई करे, उसके लिए क्या हमें ये नया सिस्टम सॉल्यूशन देगा? नया सिस्टम सॉल्यूशन तभी दे सकता है। अच्छा, एक और चीज हमें करनी होगी, उससे पहले आपको एक और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? क्योंकि आपको मैक्सिमम जीरोस क्रिएट करने हैं, तो ये आ जाएगा R3 गोस टू R3 प्लस 1/3 R2। तो नई वाला अपने पास आ जाएगा 1 1 3 b1 0 -3 -9 b2 -b1, ये 0 0, और थर्ड भी 0, यहां आ जाएगा 3b3 प्लस b1 प्लस b2। हर वो b1 b2 b3 जो स्टार को सेटिस्फाई करता है, उसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन ये है कि rank of A and rank of D should be less than 3 and should be equal, right? तो हर वो b1 b2 b3 जो स्टार को सेटिस्फाई करे, उसके लिए ये नई जो इक्वेशन हमारी आ रही है, ये भी 0 होना चाहिए। इसका नाम स्माइली। क्या ये ट्रू है? एवरी b1 b2 b3 satisfying star is also satisfying smiley, is it true? No, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका यह मतलब हुआ कि बी ऑप्शन नहीं होगा आंसर। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ कि बी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब आप आ जाइए सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन में
सी ऑप्शन में फिर दोबारा मिस्टेक होने के चांस हैं, तो सी ऑप्शन बड़े ध्यान से आपको करना है। सी ऑप्शन का डी मैट्रिक्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आ जाएगा -1 2 -5 B1 2 -4 10 B2 और ये 1 -2 5 B3। रैंक मेथड लगा रहे हैं तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस मैं आपको बता देता हूं। R3 पे R3 + R1 और R2 पे आप लगाओगे R2 + ट्वाइस ऑफ R1। एक बार चेक करो, हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट रो एज इट इज, R2 पे ऑपरेशन लगाया है डबल, ये 0, अरे गुड, ये भी 0, तीन जीरोस आ गई है ना। 0 आपका फेवरेट नंबर है कि नहीं? यस है। ओके, ये 0 0 0 और ये आ गया B1 + B3। अगर आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए तो रैंक ऑफ A शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ D शुड बी लेस देन 3। अब यहां पर रैंक ऑफ ए हमें दिख गया कि दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि रैंक ऑफ डी भी 1 होना चाहिए। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन B1 इज इक्वल टू -B3 एज वेल एज B2 इज इक्वल टू -2B1। अब देखो, ठीक है, और अब हमें यह बताना है कि हर वो B1 B2 B3 जो स्टार को सेटिस्फाई करता है, हर वो B1 B2 B3 जो स्टार को सेटिस्फाई करता है, ये स्टार फिर दोबारा आ गया। यहां पर स्टार स्टार होते हैं वो हमेशा जहां पर रिक्वायरमेंट होती है वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो स्टार हर वो B1 B2 B3 जो स्टार को सेटिस्फाई करता है वो इसे भी सेटिस्फाई करे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट गलत प्रूव करनी है तो एक काउंटर एग्जांपल सफिशिएंट है। तो देखो मैं आपको काउंटर एग्जांपल देता हूं। स्टार को ये वाला ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा? 1301, यानी कि B3 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 13, B2 की वैल्यू 0, ठीक है। ये ट्रिपलेट स्टार को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या ये ट्रिपलेट हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। कैसे? B2 इज नॉट इक्वल टू -B1। एक और काउंटर एग्जांपल आपको दे देते हैं, वो है 1611। आप इसे भी चेक करें, क्या ये हमारी कंडीशन जो नई कंडीशंस आई हैं उन्हें सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। स्टार को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। यानी कि हर वो B1 B2 B3 जो स्टार को सेटिस्फाई कर रहा है वो इनफाइनाइट, वो न्यू कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मींस सी भी ऑप्शन नहीं होगा, सी डी आंसर नहीं होगा। फिर दोबारा हमारे पास आंसर ए एंड डी। तो आइए बच्चों, अब करते हैं हम मेथड नंबर 3। मेथड 3 सबसे पॉपुलर मेथड है, क्रैमर्स रूल हम लगाने जा रहे हैं। क्रैमर्स रूल अगर आप लगाओगे तो आपको D1 D2 D3 सब कुछ कैलकुलेट करना होगा। अब जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में जब आप D कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा D0 है। इसका मतलब, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इसका मतलब D1 D2 D3 भी 0 से इक्वेट करने होंगे। जब आप इन तीनों को 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा 13B3 इज इक्वल्स टू B1 + 7B2, राइट। अब आपको चेक करना है कि हर B1 B2 B3 जो स्टार को सेटिस्फाई करता है उसके लिए कौन सा सिस्टम, इन चार सिस्टम में से कौन सा सिस्टम सॉल्यूशन देगा। तो ए ऑप्शन को जब आप चेक करेंगे तो आप जैसा कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका डी नॉन जीरो है। इसका ये मतलब हुआ कि B1 B2 B3 की कोई भी वैल्यू हो, यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा ही हमारे पास। लेकिन बी वाले केस में D0 है। बी वाले केस में D0 है, यानी कि अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते हैं तो D1 D2 D3 सभी 0 होने चाहिए और D1 D2 D3 कैलकुलेट करना यहां लेंथी हो सकता है। और सेम चीज DC के लिए भी है। ऑल्दो C में डायरेक्शन रेशियोस प्लेन के सेम है, डायरेक्शन रेशियो सेम है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोइंसिडेंट होने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो C में आप, लेकिन अल्टीमेटली B और C लेंथी जाने वाले हैं। D का डिटर्मिनेंट 0 है, 0 नहीं है, तो D भी आंसर होगा, ठीक है।
अब देखो बोनस टिप क्या है, किस किस बात की मैं आप लोगों को, क्या चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था कि जब आपके पास मोर देन वन करेक्ट हो तो आप पूरा पढ़ें क्वेश्चन को, ऑप्शंस को भी पढ़ें, बिकॉज ऑप्शंस आर आल्सो पार्ट ऑफ क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन पढ़ा इंक्लूडिंग ऑप्शन, चेक करो कौन सी ऑप्शन हम इजिली सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में ए और डी इजिली सोल्व कर सकते थे। जो ऑप्शन आप इजिली सोल्व कर पा रहे हैं उसे मार्क करो। अगर आपको लगता है कोई ऑप्शन लेंदी है तो उसे छोड़ दो और उसे लास्ट के लिए छोड़ दो। एक बार पेपर कंप्लीट करो और फिर दोबारा से उस ऑप्शन में आओ। तो उससे क्या होगा, नेगेटिव मार्क्स नहीं आएंगे, आपका टाइम भी बचेगा। 2018 में जिस जिस बच्चे ने ये टिप फॉलो किया वो फायदे में रहे और उन्हें दो ऑप्शंस के नहीं, क्योंकि आंसर ही ए एंड डी है, तो उन्हें फुल मार्क्स मिले इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो आई एम श्योर you would love to have more such content from us. So do subscribe the channel, press the bell icon, and lastly, do share the video with everyone who can get benefit from it. So thanks for watching. Bye bye for now.